वक्फ संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कई तरह के एक्शन पर रोक लगाई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया है। उधर उत्तर प्रदेश में यानी राम राज्य में आज ही के दिन वक्फ संशोधन कानून के तहत देश की पहली एफआईआर दर्ज हो गई है, यानी राम राज्य ने टॉप किया है। इसके साथ ही राम राज्य की पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 50,000 का जुर्माना ठोक दिया है, यानी राम राज्य पर 50,000 का जुर्माना ठोक दिया है। दोनों मामलों पर विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन मामले में जैसे ही कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है एक्शन पर, नफरती चिंटुओं के मोहल्ले में सुनामी आ गई है। कुछ चिंटुओं का हालचाल भी लेंगे। उधर सपा नेताओं को करणी सेना के लोगों द्वारा कथित हत्या की धमकियां मिलनी जारी हैं और इसी के साथ विश्वगुरु का अंतर्राष्ट्रीय डंका एक बार फिर से फट के छितरा गया है। जी हाँ, भक्त बेचारे जिसे विश्वगुरु बताते हैं वो दुनिया के टॉप 100 की लिस्ट में भी नजर नहीं आ रहे हैं। मामला बड़ा गड़बड़ेशन वाला है और उससे भी ज्यादा गड़बड़ेशन की कहानी एक और है जो अमेरिका में 10,000 भारतीय छात्रों का भविष्य दांव पर लगा रहा है। इन सभी मुद्दों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हुई, मगर सरकार का पक्ष सरेंडर के मूड में नजर आया और सुप्रीम कोर्ट एक्शन के मूड में नजर आया। वहां क्या क्या हुआ हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बात किया है, ये वाली नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। सरकारी वकील ने 1 सप्ताह का समय मांगा जवाब देने के लिए और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन पर रोक लगा दिया, यानी ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। यही बात मैंने जेपीसी के समक्ष और सदन में उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो सवाल किए हैं उसका कोई जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अभी भी वक्त है, बात मान लो। ये देश बाबा साहेब के लिखे संविधान से चलेगा, किसी मोदी के फरमान से नहीं। एक तरफ ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, दूसरी तरफ अंधभक्तों की बस्ती में सुनामी आ गई। देखिए जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, यानी तब के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को जब रद्द कर दिया था, असंवैधानिक करार दिया था, तो नफरती चिंटू उन्हें और उनके पूरे परिवार को सोशल मीडिया पर गरिया रहे थे। अब एक बार फिर से वही कार्यक्रम शुरू हो गया है। देखिए ना, चिंटुओं का नया कारनामा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन सा झंडा लगा दिया है, 2 मीनारें खड़ी करके उसे मस्जिद का रूप दे दिया है। और एक नफरती चिंटू ने लिखा है कि भारतीय न्यायपालिका की छवि आम जनता में कुछ ऐसी होती जा रही है। साथ ही सरकार की चुप्पी और न्यायिक हस्तक्षेप को सहने की सीमा हर दिन बढ़ती जा रही है। अब दूसरा देखिए, नाम है राहुल शिवशंकर, नेटवर्क 18 में, यानी सेठ के चैनल में, बड़का चैनल में, बड़का सेठ के बड़का चैनल में काम करते हैं। मोदी पर किताब भी लिखा है। अब आप समझ गए होंगे इनका काम कैसा होता होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर लिख रहे हैं कि शरीयत समर्थकों की बड़ी जीत हो गई। वक्फ बाई यूजर को 1 सप्ताह का विस्तार मिल गया है। अभी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, शरीयत के अनुरूप यथास्थिति बनी रहेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक की धमकी दी है, इसलिए एनडीए को मामले पर बहस करने के लिए 1 सप्ताह का विस्तार मिला है। अगले नफरती चिंटू को देखिए, इसने लिखा है कि भारत सरकार को अब एक नया बिल लाना चाहिए, यानी एक नया कानून बनाना चाहिए कि संसद में बने हुए कानून को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये लोकतंत्र का मजाक है। हम सरकार चुनते हैं, इसलिए उनके कामों में लोगों का जनादेश होता है। न्यायाधीश चुने नहीं जाते, उन्हें कुछ अभिजात वर्गों द्वारा चुना जाता है। इसलिए वे कैसे तय कर सकते हैं कि लोगों के लिए क्या सही है। यानी इनके अनुसार सरकार जो कुछ भी करे, चाहे कानून जैसा भी बना दे, बहुमत के दम पर उसे चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। ये वही लाइन है जो मोदी सत्ता के मंत्री पिछले दिनों बोल रहे थे। वैसे एक बात और ध्यान देने वाली है, इस चिंटू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तर्ज पर सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है। अब सबसे पहले राम राज्य की इस खबर को देखिए। दैनिक भास्कर के अनुसार वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद यूपी में पहली एफआईआर हुई है। आरोप है बरेली में सरकारी जमीन पर दरगाह बनाकर झाड़ फूक करने का। 3 बीघे में 11 लोगों ने कथित कब्जा किया है। दैनिक भास्कर के अनुसार एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस मामले में बुधवार दोपहर सीबीगंज थाने में सब्जे अली और उनके परिवार के 11 लोगों के खिलाफ वक्फ संशोधन कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 3 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि सीबीगंज थाना के गांव सारनिया निवासी पुत्तन शाह ने मामले की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि कब्रिस्तान की जो सरकारी जमीन है उस पर गांव के ही सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन नाम के एक फकीर को पेश करके कब्जा कर लिया। हामिद हसन की मौत के बाद उनकी पक्की मजार बना ली और 3 बीघे जमीन पर निर्माण कर लिया। पुत्तन शाह ने जब इसका विरोध किया तो उनकी पिटाई की गई। पुलिस में शिकायत हुई, मामले की जांच हुई तो रिकॉर्ड में जमीन सरकारी निकली। ये पुलिस का कहना है। जो
जो FIR लिखवाई गई है उसमें बताया गया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहां पर एक मजार बना ली गई है। यहां झाड़ फूंक का काम भी किया जा रहा है, लोगों से पैसे भी वसूले जा रहे हैं। आरोपी सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से 24 नवंबर 2020 को रजिस्ट्रेशन करवा लिया और इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड मनीष कुमार को अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति का ट्रस्टी नामित कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम पर सब्जे अली ने करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उत्तम शाह की शिकायत पर पूरे मामले की जांच हुई तो राजस्व रिकॉर्ड में जमीन सरकारी निकली। बाकी देखते जाइए, राम राज्य में कहानी शुरू हो गई है, कहानी कहां तक जाती है। उधर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस का कारनामा देखकर कड़ी आलोचना किया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून के शासन का पतन हो गया है, ऐसा लगता है। उसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सिविल विवाद को आपराधिक मामलों में बदलने की पुलिसिया कार्रवाई को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने अभी इस मामले में आदेश को सुरक्षित रखते हुए यह भी कहा है कि ये जो जुर्माना उत्तर प्रदेश राज्य पर लगाया जा रहा है, इसे दोषी पुलिसकर्मियों से वसूला जा सकता है। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार या तो खुद जुर्माना भरे या फिर दोषी पुलिसकर्मियों से वसूल करके जुर्माना भरे। अब सोचिए कि जिस राज्य में पुलिस इतना बड़ा कारनामा करती हो और इतने बड़े बड़े कारनामे करती हो कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज उस पर 50,000 का जुर्माना ठोंक दें, वहां कानून व्यवस्था का आलम कैसा होगा। और एकदम सच में अंदाजा लगाना ही चाहते हैं तो इस खबर को देख लीजिए। संसद में पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद से बवाल चालू है। करणी सेना के लोगों ने दलित सांसद के घर पर हमला कर दिया, दिन दहाड़े तोड़फोड़ की, बुलडोजर लेकर निकल पड़े। कोई लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई सुपारी दे रहा है, कोई लाखों के इनाम और जमीन देने की घोषणा कर रहा है और कोई यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक को जान से मारने की बात कह रहा है। इसी बीच हमने देखा कि वाराणसी में सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा, जिन्हें लोग बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं, उन पर कथित रूप से इसी सेना के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों को जेल भेजा गया कि नहीं, इसकी खबर तो नहीं मिली है, लेकिन उल्टे हरीश मिश्रा को पुलिस ने उठाकर जेल में ठूस दिया। साथ ही करणी सेना के लोगों ने मुकदमा भी ठोक दिया कि हमलावर करणी सेना के नहीं थे, हमको बदनाम किया जा रहा है। और अब देखिए, वाराणसी में सपा नेता को जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोप करणी सेना के जिलाध्यक्ष पर लगा है। FIR करने की मांग हो रही है। दरअसल वाराणसी के लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा को करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी है। इस आरोप के साथ ही सपा MLC आशुतोष सिन्हा ने गुरुवार को CP मोहित अग्रवाल से मुलाकात की। बताया गया है कि करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने लगातार 3 बार फोन करके भद्दी भद्दी गालियां दी और घर का पता पूछने लगा। व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी और बोरी में भर के फेंक देने का मैसेज भी भेजा। इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर मैसेज को डिलीट कर दिया। अब लोहिया वाहिनी के संदीप मिश्रा पुलिस से कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करिए। पिछले कुछ दिनों से मेरे घर की रेकी हो रही है, पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के लोग CP ऑफिस पहुंचे थे। सपा MLC की मांग है कि धमकी देने वालों को गिरफ्तार किया जाए। बाकी आप लोग इंतजार करिए, शायद धमकी देने वाला अगर सपाई या कांग्रेसी होता तो अब तक जेल में होता। हो सकता था कि उसके घर पे बुलडोजर वगैरह भी चल जाता, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सबसे बेहतरीन नमूना तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट में बार बार उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था का नमूना बनता हो, वैसे इस बार नमूना इंटरनेशनल भी बन गया है। NDTV की इस खबर को देख लीजिए। ट्रंप यूनुस शीर्ष स्थान पर हैं। टाइम की सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं की सूची में कोई भारतीय नहीं है। यानी टाइम मैगजीन ने साल 2025 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची बनाई है। इसमें दुनिया भर के कई लोग शामिल हैं, लेकिन भारत का एक को नाम शामिल नहीं है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है कि गजब बेइज्जती है, दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में मोदी का नाम ही नहीं है। किस दुनिया में रहती है टाइम मैगजीन? पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। उससे भी ज्यादा बेइज्जती यह है कि मोहम्मद यूनुस का नाम है सूची में। कहां मोदी और कहां यूनुस? जरूर इसमें कोई साजिश है, कोई डीप स्टेट, कोई सोरोस, कोई राहुल गांधी ये सब कुछ करवा रहा है। हम नहीं मानते इसी सूची को, रखिए अपने पास। हम अपनी सूची खुद बनाएंगे और उसमें मोदी जी को टॉप पर दिखाएंगे। दूसरे नंबर पर भागवत, तीसरे नंबर पर योगी बाबा और टॉप 10 में बागेश्वर रहेंगे। अब एक और इंटरनेशनल बेइज्जती की खबर देखिए। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटका रखा है। जो छात्र अमेरिका पढ़कर न जाने कहां कहां पहुंचने का सपना देख रहे थे, उनके पूरे खानदान का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। भास्कर की जांच में पता चला है कि येल, ब्राउन, कर्नेल, स्टैनफोर्ड, बोस्टन और वाशिंगटन जैसी 30 यूनिवर्सिटी ने इस साल लगभग 10,000 भारतीय छात्रों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया। इन छात्रों ने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में आवेदन किया था। दैनिक भास्कर ने लगभग 50 छात्रों से बात की और छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने एडमिशन का ऑफर लेटर भी दिया था। जुलाई में दाखिले होने थे, लेकिन मार्च अंत में यूनिवर्सिटी ने
लेकिन मार्च अंत में यूनिवर्सिटी से उनके ऑफर लेटर को निरस्त कर दिया गया और यूनिवर्सिटी ने इसका कारण बताया कि ट्रंप सरकार की ओर से विदेशी छात्रों को वीजा जारी करने में सख्ती और फंड की कमी है। यानी जिस ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी ने सारी हदों को पार कर दिया, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया, वही ट्रंप आज भारत के छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाए हुए हैं और हमारे विश्वगुरु हमको वक्फ संशोधन में उलझाए हुए हैं। वैसे भी जब ट्रंप ने बगल में बैठाकर बेइज्जती की, बार बार पोल खोलने जैसी बात करके बेइज्जती की और यहाँ तक कह दिया कि टैरिफ को लेकर कई सारे देश उनके आगे नतमस्तक हैं, कह रहे हैं कि आप जो कहिए हम करने के लिए तैयार हैं, डील कर लीजिए बॉस। दुनिया के कई देश ट्रंप का पिछवाड़ा चाट रहे हैं। सोचिए, जब यहाँ तक उस व्यक्ति ने कह दिया तो फिर बेइज्जती का कौन सा लेवल बचा हुआ है। और जब इतना सब कुछ होने के बाद भी विश्वगुरु की जबान नहीं खुली तो छात्रों के लिए जबान खुलेगी? यही सब रह गया है। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हुजूर एक्शन लेंगे, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए विश्वगुरु यानी नॉन बायोलॉजिकल आदमी मुंह खोल दे तो क्या रह जाएगा। वैसे याद करिए, किसी महापुरुष ने कहा था कि हम भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि पूरी दुनिया के छात्र भारत में पढ़ने आएंगे। आज हालत यह है कि भारत के छात्रों को अमेरिका में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 10,000 भारतीय छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, अमेरिका में पढ़ के ये सब बढ़िया बढ़िया पोस्ट पा जाएंगे तो भारत में मस्जिद के सामने डांस कौन करेगा जी, और धर्म की रक्षा कौन करेगा? इसलिए दूर की सोचते हुए ये सब कुछ हो रहा है।